नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात पर ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पतंग की डोर ने अभी से विपक्षी खेमे की सांसें अटका दी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री ने वो सवाल खड़े कर दिए हैं जिससे अखिलेश यादव अब तक बचते रहे हैं। एआईएमआईएम ने साफ कह दिया है कि बिहार में गठबंधन के लिए विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाने वाली पार्टी से अब गठबंधन चाहिए तो उन्हें ओवैसी की चौखट पर आना होगा। मतलब साफ है, बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र महानगर निकाय चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता के बाद भाईजान की पार्टी एआईएमआईएम के हौसले बुलंद है और नजरें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। ऐसे में एक और जहां बीजेपी अखिलेश की समाजवादी पार्टी पर चुटकी ले रही है, तो दूसरी ओर सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या 2027 के रण में अखिलेश का पीडीए कमजोर पड़ता दिख रहा है? क्या ओवैसी का दांव यूपी में अखिलेश और राहुल का समीकरण खेल बिगाड़ देगा? इसी मुद्दे पर आज की डिबेट करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट को देखिए आप। यूपी की सियासत के आसमान में इस बार एक ऐसी पतंग उड़ने को तैयार है जिसका मांझा पहले से कहीं और ज्यादा तेज और घातक है। 2027 के महासंग्राम की आहट ने विपक्षी खेमे की धड़कनें तेज कर दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अभी से ताल ठोकना शुरू कर दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के मुस्लिम वोट बैंक के किले में दरारें दिखने लगी हैं। डर सिर्फ हार का नहीं बल्कि असली डर भाईजान की बढ़ती लोकप्रियता का है, जिसके चलते अखिलेश राहुल के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने सियासी बिसात बिछाते हुए गेंद सीधे सपा और कांग्रेस के पाले में डाल दी। साथ ही एआईएमआईएम ने एक ऐसी शर्त भी रखी जिसने इंडिया गठबंधन के पसीने छुड़ा दिए। ओवैसी के फायर ब्रांड नेता वारिस पठान ने दो टूक में कह दिया कि गठबंधन की भीख मांगने का दौर अब इतिहास हो गया, अब बात बराबरी की होगी, आमने सामने की होगी। हम तो पहले भी बोल चुके हैं ना, बिहार में भी हमने बोला था, 2 मरतबा इनको लेटर लिखा तेजस्वी को कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे। हमने 6 सीट मांगी थी ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना और बीजेपी को हराया जाए। वो नहीं आए, घमंड गुरु अहंकार में बैठे रहे। हम तो लड़े 25 पे जीत गए 5। अब यहाँ पर भी आना है साथ में तो प्रॉपर इससे बात होगी ना, हिस्सेदारी की बात होगी, सामने सामने बैठ के बात होगी। कोई बैगिंग बॉल लेके तो जाएंगे नहीं इनके पास, नहीं हमको ले लो। अरे साथ में आइए, बात करिए प्रॉपर इससे। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है और इसमें जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ है वो बात करेंगे और जो फैसला लेंगे सब मानेंगे। यूपी में मुस्लिम वोटों की इस नूरा कुश्ती के बीच बीजेपी जमकर मजे ले रही है। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव की उस दुखती रग पर हाथ रखते हुए तंज कसा। बिना मुस्लिम वोट की बैसाखी के समाजवादी पार्टी एक प्रधानी तक का चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा कहा। बड़ी संख्या में यादवों ने भी सपा से मुंह भंग करके भाजपा की तरफ मुख कर लिया है। जब से हमने मध्य प्रदेश की गद्दी मोहन यादव जी को दी है, तब से यादव भी उहापो की स्थिति में पड़ के बंटवारे की स्थिति में पहुंच गया है। परंतु मुसलमान कम संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा नहीं कि नहीं है, मुझे भी देता है वोट, यहाँ पर मोदी जी को देता है। लेकिन अगर मुसलमान मन बना ले कि हम सपा का साथ नहीं देंगे तो बात ठीक है, ब्रजेश पाठक जी की प्रधानी जीतना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्हें तो मुसलमानों की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि उनके बल पर ही टिका हुआ है। इसलिए उन्हें पीडीए बनाया है। हालांकि एक और जहां सपा के अंदर से ही ओवैसी से गठबंधन करने की मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर यूपी की राजनीति में चाचा के नाम से मशहूर शिवपाल यादव एआईएमआईएम की जरूरतों को नकार रहे हैं। नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे, कोई जरूरत है आप लोग को एमआईएम की? जरूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का खौफ सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित नहीं है, इसकी गूंज रांची तक सुनाई दे रही है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर कांग्रेस का वो डर कबूल किया है जिसे राहुल गांधी शायद सुनना ना चाहे। अंसारी ने माना कि ओवैसी अगर सिर्फ 5000 वोट भी काट लें तो कांग्रेस का विनाश तय है। मैं बार बार कह रहा हूँ ओवैसी साहब से कि आप हमारे नेता हैं, मुसलमान के बड़े नेता हैं, आपकी बातों में दम है, आप युवाओं को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एआईएम के जो लीडर हैं वो न जाने अपने आप को लग रहा है कि तुम आसमान में उड़ रहे हैं। अरे ज़मीन पे रहिए, राहुल गांधी जी से बात कीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात कीजिए, देश को बचाइए ना, हमारे समाज को बचाइए ना। यूपी
यूपी की सियासत आज उस मुहाने पर खड़ी है जहां बरसों का एकाधिकार टूटता दिखाई दे रहा है। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर सपा अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती थी, वहां जो वैसी दीवार बनकर खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बुलडोजर, मस्जिद और मदरसे की सियासत में क्या अखिलेश पिछड़ गए हैं? क्या ओवैसी का आक्रामक अंदाज मुसलमानों को पसंद आ रहा है? और क्या 2027 की लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि साख बचाने की भी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आनंद दुबे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्वागत है आनंद जी आपका। इसके अलावा मुफ्ती वजाहत कासमी साहब जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत है सर आपका भी। रमनीश वत्स हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ नफीस अंसारी AIMIM के लीडर जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है सर आपका। और नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं AIMIM के, आपका भी हमारे स्वागत है। और साथ ही के शर्मा कांग्रेस लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले भुवन भास्कर जी आपके पास आऊंगी मैं। आपकी अपनी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के मतभेद है कि भाई ओवैसी को शामिल कराया जाए या नहीं कराया जाए, यानी कि ओवैसी अब ऐसा कांटा बन गए हैं जिसे ना निगलते बन रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, ना उगलते बन रहा है। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, ये बात AIMIM की तरफ से साफ कर दी गई है। समाजवादी पार्टी क्या करेगी अब? देखिए, जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की राजनीति समझ में आती है उनको समझ में आ जाना चाहिए कि 2024 का क्या परिणाम, और 2024 के जब परिणाम को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो PDA का जो आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी का है, पूरे देश का आंदोलन बन गया। सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन गई और जाति जनगणना की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन गई। और वो परिणाम बताने को काफी है कि जो अहंकारी पार्टी 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पे रह गई। सर सवाल नहीं सुना क्या आपने मेरा? आप क्या जवाब दे रहे हैं? जो 80 की बात कर रहे थे वो 35 पे आ गए। ये अच्छा, देश और प्रदेश मैं ये पूछ रही हूँ, ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी हाथ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी? बीजेपी की बात बाद में कर लेंगे। उसी विषय पे आ रहा हूँ मैं, उसी विषय पे आ रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और किसी और साथी को शामिल करने ना करने का फैसला तय समय पे हमारा जो हाईकमान है वो कर लेगा। ये स्पष्ट गाइडलाइन है और इससे ज्यादा कहने की स्थिति में मैं कुछ नहीं। ठीक है आनंद दुबे जी, मुस्लिम वोट के लिए क्या अब AIMIM जो है वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, TMC हो, इसके एक विकल्प के तौर पर सामने उठ खड़ी हुई है? यानी कि जो मोदी विरोधी हैं उसके लिए ओवैसी अब एक बड़ी चुनौती बनते हुए आप नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है कि लंबे समय तक जिन लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में समझा, सिर्फ उनका वोट लिया, उनसे झूठे वादे किए और उनके लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मुस्लिम समाज भी इस बात को महसूस कर रहा है। वो है ना कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फुसूं। वही चीज है कि इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने हमेशा जाति जमात की राजनीति की, वोट लिया, विकास की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की धारा वही है। सबको समान अवसर मिला है, जितनी योजनाएं बनी वो सब नीचे धरातल तक पहुंची हैं। मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वंचित वर्ग को घर मिला, शौचालय मिला, आयुष्मान का कार्ड मिला, उज्ज्वला गैस का सिलेंडर मिला, तो हमारी सरकार में मिला है। ठीक है, तो आपको लगता है कि अभी भी मिली है, मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी, सुरक्षा भी मिली है, ठीक है, और साथ साथ पोषण भी हुआ है। ठीक है, ठीक है। नफीस अंसारी साहब आपके पास मैं आऊंगी, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आप देखिए बिहार में लगातार आपने कोशिशें की कि आपको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन शामिल नहीं किया गया। क्या वजह आपको लगता है कि वो पार्टियां जो जन्मसिद्ध अधिकार समझती है अपना मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर, वो AIMIM के साथ नहीं जाना चाहती? क्या वजह इसकी समझ में आती है आपको? देखिए, आपका सवाल पूरा जायज है। इसके लिए आपको 2014 से शुरू होने वाली नई राजनीति को समझना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आ गई, तब भारत के मुसलमानों को लगा कि यार ये लोग तो देश में माहौल खराब कर देंगे। तो जिसको लगा, जिन मुसलमानों को लगा कि ये पार्टी बीजेपी को रोक सकती है, उन्होंने उसको वोट दिया। हालांकि मुसलमानों को मालूम था ये बदले में हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट ये बीजेपी को रोक देंगे। तो 2014 का इलेक्शन, उसके बाद स्टेट इलेक्शन, फिर लोकसभा इलेक्शन 2024 तक मुसलमानों ने देखा कि ना कांग्रेस बीजेपी को रोक पा रही है, ना बहुजन समाज पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी, इवन बिहार में RJD भी बीजेपी को नहीं रोक पा रही है।
2024 के बाद मुसलमान थक गए। मुसलमानों ने देखा अब ये बीजेपी को तो हराने से रहे और हिंदू वोट इनको मिल भी नहीं रहा है, और हम जो इनको इतने सालों से जिता रहे, 70 सालों से, इन्होंने सीमांचल को भी पिछड़ा बना दिया, बंगाल में मुर्शिदाबाद को भी पिछड़ा बना दिया, और जहां जहां मुसलमानों ने इनका साथ दिया, बदले में उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब मुसलमानों ने एक फैसला लिया, बिहार में मुसलमानों को पता था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, ये लोग रोकने वाले नहीं है, तो उनको वोट देना बेकार है। मुसलमानों ने इनकी वोट बैंक की राजनीति को लात मारा और सीमांचल के विकास पर उन्होंने एमआईएम को वोट दिया। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने 2024 के विधानसभा इलेक्शन में देखा कि ये लोग बीजेपी को रोक देंगे, उन्होंने एमआईएम को छोड़ दिया। सवाल उन पार्टियों के लिए। मैडम लेट मी कंप्लीट। महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को लगा कि ये बीजेपी को हरा देंगे, तो उन्होंने एमआईएम को छोड़कर इंडिया में यहाँ बात उन पार्टियों की है जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार समझती है, उन पार्टियों के लिए वैसे अब एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मुफ्ती वजाद कासमी, आप जरा समझाएं मुझे, क्योंकि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ठीक है, कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हमेशा से उनकी जो नीति रही है वो सबके सामने रही है। अब जब ओवैसी, क्योंकि अगर बिहार के प्रदर्शन को हम देखें, मुंबई में निकाय चुनाव के प्रदर्शन को हम देखें, तो वैसे एक बड़ा चैलेंज बनकर उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में मुश्किल अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, टीएमसी सरी की पार्टियों को है कि आखिर करें तो क्या करें। क्या समझ में आ रहा है आपको इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, सभी को अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप चुनने का अधिकार है, और जितना मुसलमानों को बीजेपी से डरा करके ठगा गया है, वह चाहे पीडीए हो या वो सिंगल पार्टीज को हम देखें तो कांग्रेस, समाजवादियों ने, सबने अलग अलग, लालू ने, कालू ने, सबने मुसलमानों को बीजेपी से डराया, उसका डर दिखाया, और उसको पिछले 25-30 साल लंबा जमाना हो गया ठगते रहे। बाप सीएम, बेटा सीएम, फलाने भतीजे एमपी, फलाने भाई राज्यसभा में, फलाने चेयरमैन साहब, और सब पूरा खानदान का खानदान जो है प्रोटोकॉल में रहा। तो ये जाहिर सी बात है, मुसलमानों को समझ में तो आना है, रोटी तो वो भी खाते हैं, रोजगार तो वो भी करते हैं, पढ़े लिखे तो वो भी हैं, समझदार वो भी हैं। तो दो बातें हैं इसमें, एक तो मुसलमान जो कट्टरता की तरफ जाएगा तो ओवैसी को चुनेगा, और जो विकास की तरफ जाएगा तो वो मौजूदा सरकार जो चल रही है, जिसने बगैर जात पात धर्म देखे हुए अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, अच्छी तालीम और अच्छी सुविधाएं दी है, वो उसको चुनेगा। और आपने देखा भी होगा कि पिछले कई चुनाव में जहां मुसलमान ओवैसी की तरफ गया है, वहां मुसलमान ने भाजपा से भी दूरियां अपनी कम की है। और मुझे 2027 में यूपी के चुनाव में ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जमीन पर बहुत काम करने वाला और चलने वाला आदमी हूं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर करता हूं, पूरे यूपी के हर जिला, हर शहर में जाता हूं, तो मैं जितनी तेजी से देख रहा हूं कि मुसलमान भाजपा की तरफ गया है, तो ये वाकईतन अखिलेश के लिए, और जितनी भी ये खानदानी और जाति पार्टियां हैं। अच्छा, मैं अभी आपके उनको स्वामी जी को सुन रहा था, लोकसभा के एमपी अपने साक्षी महाराज को, ये वाकई बहुत शानदार बात उन्होंने कही कि बिहार के चुनाव में हमने देखा कि यादवों ने बीजेपी को चुना और मुसलमान इनको ढोते रहे यादवों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट अगर पोलराइज हो जाते हैं तो उसका असर हमने देखा है, फिर चाहे वो पिछले लोकसभा चुनावों में हम देखें या फिर विधानसभा चुनावों में। तो योगी के हिंदू वोट की काट नहीं निकाल पाने की वजह से पीडीए को चुना, और पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी ने की, लेकिन उसका भी बहुत फायदा होता हुआ दिखा नहीं। लेकिन इन सब में अगर सबसे मुश्किल में कोई पार्टी नजर आती है तो वो आती है कांग्रेस। के शर्मा जी, जरा मुझे बताइए कौन सा वोट बैंक अब आप अपने टारगेट पर रखेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आप दावा करते हैं। अब जरा देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ साथ ओवैसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़े परफॉर्मर बन करके उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है। के लिए जो वोट आएगा वो देश का विकास और विकसित भारत की जो कामना है उसके लिए। हम आजादी के बाद से, तब से हमें जो सोने की चिड़िया कहने वाली भारत जो मिली थी, वो सोने की चिड़िया कहने वाली मिली थी, सोना हमारा सोना नहीं था। अब 1947 की बात करेंगे क्या? आप 1947 की बात करते हैं, 2027 की बात कीजिए के शर्मा जी। अरे सुनिए, मैं आ रहा हूँ, वहां भी आ जाऊंगा। 47 से लेकर 26 तक में और आगे 27 में जो कांग्रेस ने जिस तरह से विकास किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, न कंप्यूटर था, न हमारे सेना के पास जूते थे। हमने चाइना से युद्ध किया, हमने पाकिस्तान से युद्ध किया, हमने हमारे 120 बहादुरों ने जिस तरह से चाइना में हमें चाइना को रोका, चाइना 1962 में। ये सोचिए कि वही भारत है जिसके पास कुछ नहीं था। सिर्फ 14 से
से अभी तक जो विकास हुआ है उससे पहले भी हमने उतना ही विकास किया है। लेकिन अब तो जनता आपके विकास के दावे पर विश्वास नहीं कर रही ना के शर्मा जी। देखिए यहाँ पे जहाँ देखिए मतलब मांग रहे हैं, पिछले अगर चुनावों के नतीजों को देखें तो कांग्रेस तो सबसे ज्यादा हाशिए पर नजर आई है। अब ये दावे आप कब तक करेंगे? हिंदू वोट मांग रही है। हम भारत का मुझे वोट चाहिए, भारत का हर वह नागरिक जो है वो कांग्रेस का है। हम न किसी जात न पात न हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे आप चुप रहो भाई, ज्यादा उछलो मत। अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं है, 4 खिलौने के हाथ में मिल गए, लेमन जूस चूसने लगे क्या? लेमन जूस चूसने लगे? 4 लेमन जूस दे दिया, लॉलीपॉप क्या मिल गया, चूसने बैठे हो? अरे कोई नहीं तुम्हें पूछने वाला है, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। तुम है ना देश में, तुम बीजेपी का बी टीम हो। बीजेपी को जिताने का ठेका है। जो वोट की जो चोरी हुई है वो वोट चोरी तुम्हें दिया गया है, वोट की चोरी तुम्हें दिया गया है। और तुम मुझ लो सिर्फ लॉलीपॉप 4 को जीत गए हो तो पूरे देश में चमका मत। जीत तो गए कोई हैसियत नहीं है। सबसे पुरानी पार्टी हो ना, सबसे पुरानी पार्टी की हालत देखिए। हैदराबाद का मुसलमानों का विकास हुआ क्या? ठीक है, हैदराबाद का मुसलमानों का विकास हुआ क्या? अरे जहाँ से तुम्हारे जो नेता जीत के आ रहे हैं। रमेश जी, मोदी विरोधियों के लिए क्या ओवैसी को बड़ी चुनौती बनते हुए देख रहे हैं? भले ही बीजेपी की भी पार्टी AIMIM को कह रहे हो और अंदर खाने हाथ मिलाने से क्या इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक का एकाधिकार या खुद का समझते हैं उसमें भी बिखराव हो जाएगा। तो क्या बिखराव होने का ये रिस्क लेंगे या फिर ओवैसी को खुद में शामिल कराएंगे? एक बहुत बड़ी मुझे लगता है पसोपेश की स्थिति अब हो गई है उन पार्टियों के लिए जो मोदी विरोधी है। जी श्वेता जी देखिए, ओवैसी साहब की एंट्री का मतलब विकास नहीं, वोटों का बिखराव है। और जहां तक बिखराव यदि है तो इसमें सबसे ज्यादा यदि भय यदि व्याप्त होता है तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, चूंकि मुसलमान यदि वोट कहीं न कहीं कांग्रेस के जो मानती है ओवैसी। अरे भैया चुप हो जाओ भैया, आप अपनी बीजेपी की चिंता करो, हमारी कांग्रेस। भैया मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए, उसके बाद काउंटर क्यों करने लगे आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं के शर्मा जी, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। उनको बात पूरी कर। रमनीश जी बोले, पूछे ना बीबी घस। रमनीश जी बोले। अरे हम आपके चुप करवा लीजिए श्वेता जी। बोलिए, चुप हो गया वो, बोलिए। मैं जैसा कि कह रहा था कि ओवैसी साहब की एंट्री का मतलब विकास नहीं, वोटों का बिखराव है। और इस बिखराव में सबसे ज्यादा यदि फायदा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। और इसमें देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी खास करके और समाजवादी पार्टी, इसमें बहुत ज्यादा डर व्याप्त है। चूंकि जिस तरह का बिहार में रिजल्ट आया, इससे ये डरे हुए। महाराष्ट्र में अभी जो आप देखे कि ये BMC का जो चुनाव हुआ उससे डर है। सवाल उठता है कि मुस्लिम समाज की लड़ाई है या अपनी राजनीतिक डील की। आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस ओवैसी को बुला रही है क्योंकि इनके पास न चेहरा है न भरोसा है, सिर्फ एक खास वोट बैंक की बैसाखी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो समाज को बांटकर नहीं, सबको जोड़कर शासन करती है। और उत्तर प्रदेश अब पहचान की राजनीति नहीं, राष्ट्रवादी विकास मॉडल चुनेगा। और ओवैसी की प्रयोगशाला यूपी नहीं है। देखिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बीच में मैं बात अपनी रख नहीं पाया इनके वजह से। मैं आज बात करना चाहता हूं कि जिस तरह के बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे 3 तलाक की बात करें, चाहे PM आवास योजना की बात करें, उज्ज्वल योजना की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, हज सब्सिडी बात करें, आपको जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं आती हूं आपके पास। लेकिन उसके उलट हम देखते हैं कि ये सारे तमाम जो पार्टियां सियासी दल है जो अपने आप को सेक्युलर तंत्र मानती है, जो सेक्युलर पार्टी मानती है, नफीस साहब से जवाब सुन लीजिए। वोट बैंक के अलावा जवाब सुन लीजिए, फिर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, और इंडिया मजलिस मुस्लिमीन का एकमात्र मुसलमान, वो भी जवाब तो सुनिए। मुसलमान दिल्ली में बीजेपी को सत्ता, दिल्ली में बीजेपी को सत्ता कांग्रेस ने दिया है। इमाम ने 2 सीटों पर लड़ा, कांग्रेस ने पूरा दिल्ली मुसलमान, बीजेपी के लिए भारी गुना कर दे दिया दिल्ली को। अरे पहले जाकर रिसर्च कीजिए भाईजान के साथ। ठीक है, नूर अहमद अजहर जी आपके पास आती हूँ मैं। क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि जो पारंपरिक मुस्लिम वोटर्स के झंडा बरदार बने हुई पार्टियां हैं, उनके लिए अब एक बड़ी मुश्किल के तौर पर ओवैसी नजर आ रहे हैं? क्या PDA में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है और उसका असर अब आगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो नजर आएगा? वैसे एक बड़े चैलेंज के रूप में आप देखते हैं? देखिए, हर शख्स को ये हमारा लोकतंत्र, हमारे मुल्क का निजाम है
तो हर शख्स को अपनी बात कहने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है इस देश के हर नागरिक को, और पार्टी बनाने का भी अधिकार है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एक पुराने दौर से काम करती आई है, काम वो कर रही है, लेकिन देश की आजादी से लिए सच है और ये विडंबना है कि देश की आजादी से लेकर के अब तक मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। कभी समता को, कभी ममता को, कभी राहुल को, कभी अखिलेश को, कभी उनके पूर्वजों को ही अपना नेता माना है। तो आज भी मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता नहीं मानना है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को जज्बाती मुसलमान चंद % मुसलमान नेता माने हुए हैं। किसको अपना नेता मानते हैं? ठीक है, नूर अहमद साहब, किसको फिर मुस्लिम अपना नेता मानते हैं, आप ही बता दीजिए। ओवैसी की ये जो एक्टिविटी आज है, असदुद्दीन ओवैसी की जो एक्टिविटी आज है, उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को घबराहट हो गई है। मेरा ये मानना है, वो लोग अब जो मुसलमानों को लतियाते थे, जो अपनी मीटिंगों से भगाते थे, जब भी मार लगाई है समाजवादी पार्टी ने, तो मुसलमान नेता की ही लगाई है। नफीस अंसारी तालियां बजा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं आपको। नफीस अंसारी क्या कहना चाह रहे हैं? नफीस भाई शुक्रिया, नफीस भाई शुक्रिया। जब भी हुआ है साथ में इन लोगों ने, आज ये लोग मुसलमानों को जो वैल्यू से लेकर आए, वो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से दे रहे हैं। आप उनसे दर्री में भी जाएंगे, बल्कि आप उनको स्टेज में भी जगह देंगे। सैल्यूट है मौलाना साहब, और असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है, वो हिंदुओं के भी नेता है। 6 हिंदू कॉर्पोरेटर हमारे जीते हैं, तो बीच सैल्यूट है मौलाना साहब। थैंक यू, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई नफीस भाई। मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ भी नहीं हूं, मैं अखिलेश यादव का मुखालिफ भी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इन लोगों ने अब तक जो मुसलमानों के साथ खेल खेले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनकी आंखों को खोल दिया है। अब इनके पास कुछ नहीं कहना। बचकाने बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं और बचकाने बयान समाजवादी पार्टी के, ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं, इनको बीजेपी से पैसा मिलता है बीजेपी के सपोर्ट में बोलने का। नफीस साहब बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं आपको? दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के खिलाफ कितना पैसा आपका तेलंगाना का सीएम सीएम से बात को मान ले, तेलंगाना का सीएम कांग्रेस का सीएम रहमान की तारीफ करता है। ये कांग्रेस का नेता दिल्ली में बैठकर रहमान की बुराई कर रहा है। भैया पहले फैसला कर लीजिए किसकी मीटिंग किसकी एजेंट है, और दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया, आम आदमी पार्टी को हराया। दुनिया समझ गई कांग्रेस मीटिंग, और कांग्रेस हमारा भी वोट काट रही है। महाराष्ट्र में हमारे वोट काटा, बिहार में हमारे वोट काटा, कांग्रेस जीरो पार्टी कुछ नहीं। दिक्कत तो इस बात की है भुवन भास्कर जी, दिक्कत तो इस बात की है कि आपकी अगर समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो बहुत सारे तो आपके लीडर्स खुद ही ऐसे इसको लेकर के मतभेद में कि ओवैसी को ज्वाइन कराएं या ओवैसी को ज्वाइन नहीं कराएं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर वो ओवैसी के साथ आगे बढ़ते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, तो मुश्किल इस बात की हो जाएगी कि फिर जो मुस्लिम वोट बैंकों के झंडा बरदार हैं वो वैसी साबित हो जाएंगे, और अगर उनको अपने साथ नहीं शामिल करते हैं तो फिर वो वोट बैंक में काफी सेंधमारी कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आपको एक नई स्ट्रैटेजी इस बात को लेकर बनानी होगी कि कम से कम आप जिसको अपना इंटैक्ट वोट बैंक मानते हैं उसको कैसे साथ रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश क्या देख पा रहा है, हमें व्यापक स्तर पे बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ये देख पा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी शासन में आई कि हिंदू खतरे में है, उसके शासनकाल में शंकराचार्य खतरे में है। किस प्रकार पिटाई हो रही है, किस प्रकार धुलाई हुई है, किस प्रकार उनके जो अखाड़े के लोग हैं उनको पीटा गया है। ये देश और प्रदेश देख रहा है कि नकली हिंदुत्व। पता है समाजवादी पार्टी की दिक्कत क्या है? अपनी परेशानियों पर बात, जब भी देखिए सवाल मैं जब भी आपसे पूछ रही हूँ आप सीधे भारतीय जनता पार्टी पे आ जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अखिलेश क्या करेंगे, तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, योगी ने क्या किया। आप अपनी बात करिए ना, आपके लिए मुश्किल है कि नहीं है? ओवैसी को साथ लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये बताइए ना, इस पर बात कीजिए। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमने आपको पहले ही ये कौन है किस तरह के लोग हैं जो बीच में बोल रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं इनके बीच में बोला था मैडम, देखा था आपने किसके बीच में बोला है? किसी के बीच में बोला हूँ क्या मैडम, देखा होगा? इस तरह की बहस नहीं करता, इस तरह की बहस नहीं करता। मैं आपको ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए, भुवन भास्कर जी को बात पूरी करने दीजिए। नूर अहमद साहब, मैं आती हूँ आपके पास।
बताया उनको बोलने पार्टी दीजिए, का- फिर के शर्मा आती हूँ आपके पास भी। मैडम, पार्टी का बिल्कुल स्टैंड साफ है। किसी को अलायंस में शामिल करना है नहीं करना है, इसका फैसला आला कमान करेगा। पहली लाइन में ही मैंने आपको लाइन कैसे होना है? डर लग रहा है आपको? क्या अरे आपके पहले से क्या हो रहा है? आपके डर लग रहा है आपको? पार्टी हिंदू और मुस्लिम की नूर अहमद हजरी साहब कह रहे हैं कि डर लग रहा है आपको, डरी हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये समाजवादी पार्टी डरी हुई है, सही कह रहे हैं आप। 37 सांसद जिसके हो उत्तर प्रदेश की तो ठीक है, के शर्मा की भी जरा ऑडियो ऑन कर दीजिए। के शर्मा, डरे हुए हैं क्या आप? हिंदू नहीं आएगा। श्वेता जी, ये पहले चुप कराइए। ये ठीक है, पैसा पीके लेके शर्मा को जो आए बोलने हैं दीजिए। बीजेपी की तरफ से, इनको चुप कराइए पहले। ये हाँ, अब श्वेता जी ऐसा है कि देश में देखिए, ये फिर चालू हो गए। मुझे मालूम है ये आपका प्रोग्राम खराब करने आए हैं। ये किसी और चैनल के आदमी है, आपके चैनल को बर्बाद करने आए हैं। याद है हमें 2000। आप अपनी बात करिए ना के शर्मा, डरी हुई है क्या कांग्रेस? ये बोलने नहीं देंगे ना श्वेता जी, पूरे ठीक है, अजहरी साहब उनको बोलने दीजिए, अजहरी साहब बोलने दीजिए उनको। उसकी सिफारिशें जानते हैं हम। 2002 के नाम ठीक है, अजहरी साहब उनको बोल लीजिए। के शर्मा बोले। आप कोचते हो तो आप बताओ 2004 से 2014 तक आप सत्ता में थे। नरेंद्र मोदी को सजा रहेंगे। बताओ हमें आप। ये चुप हो गया तो नफीस जी बोलते रहेंगे। नहीं, आप बोलिए, के शर्मा बोलिए आप। आज जितने भी पार्टियों में जो नेता है वो सब कांग्रेस के ही नेता है, किसी ने नेता पैदा नहीं किया। ये बात अरे सच्चाई तो है। कांग्रेस छोड़ के चले गए ना, तो कांग्रेस को तो इस पे मंथन करना चाहिए कि बाकी पार्टियों में क्यों है उनके नेता। भी आ जाएंगे श्वेता जी, फिर वापस भी आ जाएंगे। समय का अप एंड डाउन होता है लाइफ में, आपके जीवन में भी। कभी आप कभी आप आज तक में जाएंगी, कभी आप टाइम्स नाउ में जाएगी, कभी आप इंडिया न्यूज में चली जाएगी। तो होता है अपन नीचे होता है। मैं तो यही रहूंगी कांग्रेस। नहीं तो अच्छा, भगवान करे आप एक नंबर 1 चैनल में रहे, देश के सबसे नंबर 1 चैनल में रहे। आप डरे हुए हैं क्या? कांग्रेस पार्टी डरी हुई है क्या? अरे देखिए, हम कहीं नहीं डरे हैं। ये कोई भी पार्टी जो होती है ना, वोट कटवा पार्टी जो होती है, वो खड़ा होती है। हमारे ही बागी नेता को ये चुनाव में लड़ा के ये वोट काटते हैं, इनको वोट नहीं मिलती है। ये तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई ना के शर्मा जी। कब तक कांग्रेस इस बात का रोना रोती रहेगी? कब तक? देखिए, हम एक ही को टिकट, एक किसी क्षेत्र में आप ना तो अपना नेता संभाल पा रहे हैं, ना अपना वोट बैंक संभाल रहे हैं। अरे छोटी छोटी पार्टियों ने आपका वोट बैंक काट लिया। आप भले ही बीजेपी की बी टीम उन्हें बोलते रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाशिए पर है। काम आप कर रहे हो क्या? ये क्या होता है? काय को कर रहे हैं? कौवा की तरह क्यों बोल रहे हैं भाई? शांत क्या रहिए। होता है? ये काय क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, चुप नहीं होंगे। मैं ये कहना है कि जो कांग्रेस जो है वो अब ये हमारे पास एक सीट पे 4 लोग सीट पे मांग रहे हैं टिकट। हमने एक को दिया। जो 3 जो बागी होते हैं ना, वो बागी मजबूत होता है, क्योंकि कांग्रेस का ही वो सेना होता है, तो वो इनको टिकट देते हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, ये अपने कैडर कैंडिडेट को नहीं देते। जो AIM के जो करता है उसको टिकट नहीं मिलता, वो कांग्रेस के बागी या बीजेपी के बागी या सपा के बागी को मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। बात कीजिए अपना। भले ही कांग्रेस लाख अब ये दावे करे, लेकिन सबसे मुझे लगता है कि आगे की राजनीति को अगर हम देखें तो बिहार में हमने देखा कैसे इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए AIM लगातार कोशिश करती रही, उसको नकारा गया और उसका खामियाजा भी भुगता एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पर सामने निकल कर आई। मुंबई में भी इसी तरह की स्थिति दिखी। मुंबई में तो हमने देखा कि मुमरा को हम हरा कर देंगे, इस तरह की बातें अब वहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, वो ऐसा करते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब है कि ओवैसी का जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त बहुत हाई है, और ऐसे में ओवैसी की पार्टी यही कह रही है कि अब हम किसी से ये बोलेंगे नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमको शामिल करें, बल्कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा अगर आपको अपना राजनीतिक भविष्य सही रखना है। आपको क्या लगता है? देखिए, ओवैसी साहब क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, या बाकी विपक्षी दल किस तरह की रणनीति बनाते हैं, ये उनका अपना मसला है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो ये वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स लंबे समय तक चल रही थी, और जिस तरह से देश के एक बड़े तबके को केवल और केवल गुमराह किया गया, उनको सुविधाओं से महरूम रखा गया, उनको मुख्य धारा की राजनीति से दूर रखा गया, उन लोगों के देखिए भाई साहब, मैं अपने रोजगार देके आप इन्हीं से डिबेट करा लीजिए। मैं ये बहसबाजी वाली बोलने डिबेट दीजिए आनंद दुबे को। नहीं, आप इन्हीं से करा लीजिए। नहीं बोलिए आनंद जी। ठीक है, हाँ देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, नहीं मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मतलब ये हम डिबेट करने आए, हम कोई गली मोहल्ले का झगड़ा करने थोड़ा ना आए। अपनी अपनी बात रखिए कि राजनीतिक विषय पर हम बात कर रहे हैं, इसमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
मैं आप बड़ी खामोशी से आप सभी विद्वानों की बात सुन रहा था। बोलिए आनंद। मैंने बीच में एक शब्द नहीं बोला, किसी के बीच में नहीं बोला, तो आप अपने समय में बोल लीजिएगा। बोला ना, देखिए, तब तो आप बड़ी चुप रहे। आप तो चुप रहे जब हमारे के शर्मा जी, उनको बोलने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिए। के शर्मा जी, उनको बात पूरी। आनंद जी बोलिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए के शर्मा जी का। बोलिए आनंद जी। अरे भाई साहब, हर व्यक्ति आपको हमारा है, क्या हो गया है आपको? देश में सब लोग आपको हमारे ही नजर आ रहे हैं, तो कहां से वोट आपको मिलेगा? आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको यहां पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति जब हमारा नजर आ रहा है, तो आपको तो वैसे भी वोट नहीं मिल रहा है। यही तो आपकी कमी है कि आपको सब पराये नजर आते हैं, और जो पराये हैं, जो बाहर से आए हैं, वो आपको अपने नजर आते हैं। अरे जो बाहर से मुफ्ती प्रसाद कासमी साहब, पीडीए में एक को हमेशा से ऐसा लगता है कि वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एआईएमआईएम ने यह भी कहा कि भाई अब्दुल से सिर्फ आप दरी नहीं उठवा सकते, अब्दुल अब दरी नहीं उठवाएगा। इसीलिए लगता है कि वो वैसी अब बार्गेनिंग के मोड में है और वो फ्रंट फुट पर है, और बाकी वो पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक को अपना एकाधिकार समझती हैं, वो बैक फुट पर नजर आ सकती हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आगामी बीजेपी नेता से एक सवाल, मुफ्ती वजाहत जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मैं ओवैसी साहब का जो राजनीतिक स्टैंड है, मैं उससे या उनका जो तरीका है उससे मुखालफत करता रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक दो चीजें जो तय की है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। एक तो उन्होंने ये तय किया है कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा और अब्दुल की सियासत में हिस्सेदारी होगी, इसको हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। लेकिन जिस तरह की वो सख्त और शदीद और टू नेशन थ्योरी और बंटवारे की राजनीति करते हैं, उसको हमने कभी सराहा नहीं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देश का लीडर बनने की कोशिश करें, खालिस मुस्लिम का लीडर बनने की कोशिश ना करें। लेकिन ये तय है कि उन्होंने मुसलमानों को ये तय कर दिया कि मुसलमान हिस्सेदार होगा, ये तय कर दिया कि मुसलमान हिस्सेदार होगा, ये तय कर दिया कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, और ये तय कर दिया कि मुसलमान अब बीजेपी से डरेगा नहीं और डर के किसी को वोट नहीं देगा। जैसे कि कांग्रेस ने, समाजवादी ने अब तक मुसलमान को हिंदू से डराया, बीजेपी से डराया, आरएसएस से डराया, इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में उन पार्टियों की, क्योंकि अगर हमने देखा है कि हिंदू वोट बैंक जब एक हो जाता है, उसकी काट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निकाल नहीं पाए। अगर पिछले हम कई चुनावों की बात करें तो योगी सरकार की उस काट को वो निकाल नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोटों में भी बिखराव की गुंजाइश नजर आती है, तब तो एक बहुत विकट स्थिति पैदा हो जाएगी इन पार्टियों के लिए। मुझे लगता होनी भी चाहिए। 70 साल और 15 साल देखा जाए, सिर्फ वोट बैंक विकास जीरो। कांग्रेस ने 70 साल और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 15 साल राज किया। मुस्लिम समाज को न शिक्षा दी, न रोजगार दिया, सिर्फ वोटर बनाए रखा। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का प्रयास किया। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ पीडीए। अरे पीडीए में आप अखिलेश भैया जो है कहीं उत्तरदायित्व देने जा रहे हैं, मुसलमानों को अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के अलावा कोई अध्यक्ष, शिवपाल यादव या तो फिर अखिलेश यादव अध्यक्ष पद बनाएंगे क्या? फिर राहुल गांधी जी की बात करें, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में क्या किसी मुसलमानों को आप अध्यक्ष का पद देंगे क्या? नहीं। लेकिन बात है कि ये सारे के सारे जो है ना, खास करके कांग्रेस की पार्टी देखा जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो इन्होंने क्या फायदा मुसलमानों में, क्या इन्होंने किया कंट्रीब्यूशन? इन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को, भूमाफिया को पैदा किया, अतीक अहमद को पैदा किया, आजम खां जैसे लोगों को पैदा किया। उसके बाद आम मुसलमानों को क्या वो शोहरत दी? आम मुसलमानों को क्या वो पक्के घर दिए? आम मुसलमानों को जो मिलने चाहिए सम्मान उन्होंने दिया? नहीं दिया। यदि चंद मुसलमान जो इनके लिए लठे जैसा काम किया करते थे, जो इनके लिए गुंडागर्दी किया करते थे, ठीक है, नफीस अंसारी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। नफीस अंसारी, देखिए ये समाजवादी पार्टी के नेता, अरे रुकिए, ठीक है, अब नफीस अंसारी को बोलें। रुक जाइए। समाजवादी पार्टी अगर मुजफ्फरनगर का दंगा रुकवा देती तो आज कभी भी समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर नहीं। और बीजेपी सरकार से मैं ये सवाल पूछता हूँ बीजेपी के नेता से कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया। आप तो सरकार में, आप तो हिंदू ने वोट भर भर के दिया। आप बताइए तेल और गैस कब सस्ता होगा? बीजेपी नेता से मेरा सवाल है, आप तेल और गैस कब सस्ता कर रहे हैं? आप हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं? पूछिए, जवाब दीजिए आनंद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज के लिए अलग से कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करती है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन अगर दिया है
तो सभी माताओं बहनों को दिया है। के शर्मा जी, इस पूरी उज्ज्वला गैस का सिलेंडर मिल रहा है, दिलचस्प जो तो सभी माताओं बहनों को सिनारियो मिल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, बनता हुआ हम देख रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंकों के बिखराव का, उसमें कांग्रेस खुद को कहां पाती है? देखिए, कांग्रेस ना तो सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करती है, ना हिंदू की राजनीति करती है। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही आजकल तो। नहीं, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। ये जो है भाजपा वाले हिंदू आपने देखा किस तरह से शंकराचार्य का बेइज्जती किया इन्होंने यूपी में। शंकराचार्य का क्या है, ये इनका जो हिंदू का फॉर्मूला है। देखिए वो तो अभी कानूनी तरीके से वो पूरा का पूरा जो मसला है वो आगे बढ़ रहा है। जो इनके खिलाफ में बोलेगा, आप ये कर भी ना हिंदू वोट बैंक को, जो उनका इंटैक्ट हिंदू वोट बैंक है, उसको आप दिगा नहीं पा रहे हैं के शर्मा जी, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। इन्होंने शंकराचार्य की तो इज्जत की नहीं, तो नूर अहमद अजहरी साहब, फटाफट से आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये नकली हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये फिर वोट की नूर अहमद अजहरी साहब, सत्ता में आने की कौन लग रहा है आपको कि जिसके ऊपर मुस्लिम समुदाय के जो वोटर है वो विश्वास करेंगे? आपको क्या लगता है नूर अहमद साहब? जी, क्या कहा आपने? जी, क्या लगता है आपको, अब जो बदलते समीकरण हम देख पा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के, क्या आपको लगता है वो मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं वो किस पार्टी पर विश्वास करेंगे? देखिए, अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हालात आपके सामने हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो अभी महाराष्ट्र की जो पारी सामने आई है, उससे जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं बौखलाहट है। जो हिंदुओं को भी हथियाना चाहते हैं, मुसलमानों को भी हथियाना चाहते हैं, मुसलमानों के मसाइल पर कमरों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, मतलब मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों से उठा करके नौजवानों को जेलों में ठूसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और ये जो दोनों लोग बैठे हैं हमारे साथ में, बनाते हैं, यदि आप मदरसे बनाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि उसको तोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर अगर समझें तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब AIMIM वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर उन पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर TMC हो। ऐसी पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार समझती हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज जरूर है और पसोपेश भी है कि आखिर वो करें तो क्या करें, ओवैसी को साथ लाएं या फिर वोटों का बिखराव होने का रिस्क ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में फिलहाल इतना ही।